हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSB, जो भी आपकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, उन सभी में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है, जिसे राइट टू एजुकेशन 2009, शॉर्ट में इसको RTE एक्ट जो 2009 बताया गया है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में हम कवर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट क्लास में ही कवर कर लिया जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पॉइंट बताया जाए उसको नोट डाउन करते जाइएगा और एक एक पॉइंट्स को समझते जाइएगा। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा कि जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, इसका ये मतलब है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर अपर प्राइमरी का हो, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का हो या फिर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय का हो, क्लास 5 तक और क्लास 8 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए क्या अधिकार प्राप्त हुआ है, प्राइवेट स्कूलों में क्या उनको अधिकार मिला है, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कैसा व्यवहार रखना है, जो टीचर हैं उनके लिए क्या बातें इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें आज की क्लास में कवर की जाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा कि वर्ष 2002 में संविधान के 46वें देखिएगा 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। यानी कि जब 86वें संविधान संशोधन किया गया तो उसमें ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर वो ईयर जो है उनका, अगर वो 6 से 14 है, यानी कि 6 से 14 साल के अगर बीच में हैं, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार मुफ्त में प्राप्त हुआ है। यानी कि उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी और इसके साथ ही साथ, फीस तो नहीं लगेगी लेकिन इसके साथ ही साथ अनिवार्य किया गया। इसका मतलब है कि बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, वो चाहे गरीब परिवार का हो, कैसा भी बच्चा हो, वो सभी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और मुफ्त में प्राप्त है। इसके बाद देखिएगा दूसरा पॉइंट, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। यानी कि ये जो RTE एक्ट 2009 है वो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हो गया। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि RTE जो एक्ट है 2009 वो लोकसभा में कब पारित हुआ, तो ये 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और ये लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में हैं, उन सभी को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और इसके बाद देखिएगा कि ये जो RTE एक्ट 2009 है, इसके अंतर्गत विद्यालय और अध्यापक का क्या उत्तरदायित्व है एक बच्चे के प्रति, इससे क्या क्या टॉपिक पुटअप किए जाते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले इसमें जो धारा 12 बताया गया है, विभिन्न प्रकार की धाराओं के द्वारा कुछ अधिकार जो बच्चे को प्राप्त है, वो नंबर वाइज से आप देखते जाइएगा। देखिएगा सबसे पहले धारा 12 की बात करते हैं हम। इसमें प्राइवेट स्कूल में गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें जो है आरक्षित होती हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे जो प्राइवेट विद्यालय हैं, निजी विद्यालय जो भी खोले गए हैं, उसमें भले ही प्रेजेंट टाइम में जमीनी स्तर पे आप देखते होंगे कि वो चीज़ें भले ही ना देखने को मिले आपको, लेकिन अधिकार जो है वो बच्चों को प्राप्त है कि 25% जो सीटें हैं वो गरीब बच्चों के लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट विद्यालय की बात नहीं की जा रही है, बल्कि प्राइवेट विद्यालयों की भी बात की जा रही है। प्राइवेट स्कूल में जो गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं, यानी कि रिजर्वेशन उनको प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिएगा कि धारा 12 में एक बात और कही गई कि ऐसे बच्चों के लिए एक अध्यापक को समानता पर आधारित पेडागोजी का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी अध्यापक है उन्हें बच्चों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना है, बल्कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी है, चाहे वो गरीब परिवार का बच्चा हो या फिर उच्च वर्ग का बच्चा हो, उन सभी के लिए इक्विटी पर आधारित पेडागोजी का प्रयोग करना है। पेडागोजी का मतलब होता है कि जब बच्चे को शिक्षा दी जाए, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए जो शिक्षा दी जा रही है, उनके लिए जो भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है वो पेडागोजी होता है। लेकिन वहीं पे जब वयस्कों की बात की जाती है तो वहाँ पे एंड्रागोजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको
प्राथमिक विद्यालयों के लिए और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए पेडागोजी को ही पढ़ना है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो अध्यापक हैं उन्हें बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा 13 की। धारा 12 में आपने देखा कि गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें प्राइवेट विद्यालयों में भी आरक्षित की गई हैं और अध्यापक जो है वो बच्चों को समान इक्विटी जो इक्विटी है, समानता है, ये बच्चों के बीच में रख करके शिक्षा दें, किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। धारा 13 में कहा गया कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना देना होगा। इसका मतलब है कि आप देखते होंगे विद्यालयों में कि जो बच्चे का एडमिशन लिया जाता है तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि एडमिशन के साथ ही साथ उनसे एक्स्ट्रा फीस भी वसूली जाती है विद्यालयों के द्वारा, जिसमें ये दिखाया जाता है कि हमारे विद्यालय का एडमिशन फीस इतना है, कई 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें भी आप देखते होंगे इतनी ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन जबकि वो अधिकार नहीं मिला हुआ है। धाराओं में, कानून में ये बात नहीं कही गई है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकार भले ही मालूम है, लेकिन उनको लगता है कि अगर हर कोई ये बात नहीं कर रहा तो मैं अकेले कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको अपने बारे में, अपने अधिकार के बारे में अगर नॉलेज है तो आपको उसके प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी आपको संविधान में धाराओं में जो भी अधिकार प्राप्त है उन सबको आप समझिए और उनको प्राप्त करने का प्रयास करिए। और अगर हर कोई इतना जागरूक होगा तो इस पे आप आगे बढ़ सकते हैं और इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें देखिएगा कि अगर बच्चे के प्रति एडमिशन के समय में फीस के अतिरिक्त जो फीस के साथ ही साथ एक्स्ट्रा अगर वसूला जा रहा है और अगर सरकारी विद्यालय अगर फीस के नाम पे अगर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं तो विद्यालय के जो अध्यापक होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, उनके ऊपर जो है शुल्क जो है जुर्माने के तौर पे उनसे शुल्क लिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो है जागरूक रहिए। बच्चों के एडमिशन को लेके पेरेंट्स को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और इसके बाद देखिएगा धारा 14 में क्या कहा गया कि बालक के एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बच्चे को ये अधिकार प्राप्त है, बच्चे को अधिकार प्राप्त है कि अगर बच्चे के एडमिशन के टाइम पे उसका एज प्रूफ नहीं है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर उस बच्चे का नहीं है, तो आप मना नहीं कर सकते एडमिशन को लेके। आप चाहे उसके पेरेंट्स से कोई एफिडेविट बनवा लीजिए, उसके पेरेंट्स का कोई आधार कार्ड यानी कि कोई भी ऐसे आईडी ले लीजिए जिसके तौर पे आप एडमिशन करेंगे। हर हाल में बच्चे का एडमिशन करना है, किसी प्रकार से बाधा नहीं उत्पन्न करनी है बच्चे के एडमिशन को लेके, क्योंकि जो संविधान है, जो भी ये 86वें संविधान संशोधन में बातें कही गई हैं उन सभी में बस यही बात कही जा रही है कि बच्चे जो हैं मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करें, और क्योंकि उनके लिए शिक्षा जो है अनिवार्य कही गई है इसलिए बच्चे का एडमिशन देना है, चाहे उनके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर ना हो। इसके बाद देखिएगा धारा 15 में कहा गया कि बच्चे को हर हाल में एडमिशन दिया जाए, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में आया हो या फिर बीच में। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जो है एडमिशन के टाइम पे विद्यालय में आया तो ही एडमिशन होगा। अगर सेशन आधा बीत चुका है, बीच सेशन में आता है, शैक्षणिक कार्य प्रारंभ हो चुका है, बाद में अगर वो बच्चा आ रहा है तो आप उसका एडमिशन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि बच्चा जो है चाहे जब विद्यालय में आए हर समय उसका एडमिशन लागू किया जाता है, बच्चे का एडमिशन लिया जा सकता है। आगे देखिएगा धारा 16 में कहा गया है कि विद्यार्थी को न तो कक्षा में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। बच्चा जो है चाहे क्लास 5 तक का हो या क्लास 8 तक का हो, क्लास 8 तक के बच्चे को बिल्कुल भी फेल नहीं करना है। बच्चा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसे कुछ आता हो या फिर ना आता हो, लेकिन बच्चे को फेल नहीं करना है। तो यहाँ पे इसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात अगर समझी जाए तो ये जो धारा 16 में बात कही गई है बच्चे के शिक्षा के लिए, ये सही नहीं है। क्योंकि जो बच्चा है अगर वो क्लास 8 तक उसे पता ही नहीं है, उसे लग रहा है कि मैं पढ़ने में ठीक हूँ इसलिए मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मैं पास हो जा रहा हूँ, तो ये बच्चे की एक गलत फहमी है, पेरेंट्स की गलतफहमी है। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, बच्चे को भी समझाना चाहिए और टीचर्स को जो ये अधिकार दिए गए कि बच्चे को फेल ना करे, जबकि ये गलत दिया गया। क्योंकि बच्चे को अगर अभी नहीं फेल किया जाएगा, बच्चे को ये नहीं पता होगा कि वो पढ़ने में कमज़ोर है या फिर नहीं है, तो जब वो क्लास 9 में पहुँचेगा, 10th में पहुँचेगा, तो क्या वो अपनी कमियों को
तुरंत वो मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चा है उस बच्चे के लिए क्लास 8 तक 5th में एग्ज़ाम लिया जाए, 8th में एग्ज़ाम लिया जाए, और उसको पता होना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट में, किस पॉइंट पे, कहाँ पे कमजोरी है उसमें, और उसका सुधार किया जाए कि अगर वो आगे बढ़ जाता है क्लास में तो आगे उसको समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिएगा, इसके आगे जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 में कहा गया है कि बच्चे को दंडित नहीं करना है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मेंटली हो, यानी कि मानसिक रूप से भी नहीं है। ऐसा आप लोग देखे होंगे कि पहले जो है टीचर्स जो होते थे उन्हें भगवान का रूप माना जाता था, टीचर्स को भगवान का रूप माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जा रहा है कि बच्चे को भगवान मानना है, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट। बच्चा पढ़े ना पढ़े, शैतानी करे, कुछ भी करे, लेकिन आपको उसे मारना पीटना नहीं, वो पढ़े या ना पढ़े, उससे आपका ये उत्तरदायित्व बनता है। आप उसे मारे पीटे ना, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अगर आप बच्चे को दंडित करेंगे तो। यही बात कही जाए कि बच्चे को शारीरिक दंड और प्रताड़ित नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को इस छोटी सी उम्र में अगर कहा जाए बच्चे तुम बहुत गधे हो, तुम्हें पढ़ने नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये सारी बातें, इसका मतलब है कि आप उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ऐसा कहा जाता है तो बच्चे में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। बड़े बच्चों को तो नहीं हो सकता, आजकल देखे होंगे बड़े बच्चे भी बार बार ये एक ही बातें कहते कहते उनके अंदर क्या होता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा और उत्साहित होता है कि नहीं मुझे करना ही है, ये लोग क्यों कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। लेकिन छोटे बच्चों के अंदर ये बात नहीं होती है, उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी कि शायद मैं ऐसा ही हूँ तभी मुझे सब लोग ऐसा कह रहे हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो टीचर्स हैं उन्हें क्या करना है कि बच्चे को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दंडित नहीं करना है, ना ही उन्हें प्रताड़ित करना है। आगे बात की धारा 24 में कहा गया है कि शिक्षक के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं। इसके पहले तो ये था कि बच्चे को क्या अधिकार प्राप्त है, लेकिन धारा 24 में कुछ टीचर्स के लिए भी कर्तव्य बताए गए हैं, जो टीचर्स बनने जा रहे हैं उनके लिए कहा गया कि समय का सदुपयोग। इसका मतलब है कि जो टीचर्स हैं उन्हें अपने टाइम का ध्यान देना है, कितने टाइम पे वो आ रहे हैं, कितने टाइम पे जा रहे हैं, यानी कि वो खुद समय के अनुसार अपने आप को ढाल लें। अगर टीचर्स ही ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए बच्चे को सिखाने से पहले खुद उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। किस टाइम पे टीचर आ रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, कितने टाइम पे ले रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है टीचर्स को। इसके बाद है पाठ्यचर्या को समय पर पूरा करना। जो भी करिकुलम बनाया गया है, जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है बच्चे की शिक्षा को लेके, चाहे वो सिलेबस हो, सिलेबस के साथ ही साथ जो उनके एक्टिविटीज भी बताई गई हैं उन सभी को समय में पूरा कराना टीचर्स का उत्तरदायित्व होता है। इसके बाद है मेंटल एबिलिटी के अनुसार शिक्षा दी। इसका मतलब है कि बच्चे की जो उम्र है, सीखने की जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उनका सिलेबस बनाया जाए, उस क्षमता के अनुसार उन्हें सिखाया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास 5th में है उसे क्लास 10th और 12th का क्वेश्चंस दिया जाए, ऐसा नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि जो बच्चा है उसे आप अवसर प्रदान करिए, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वो कर सके, कुछ नया सोच सके, इन सब बातों पे जोर दिया जाए। लेकिन ऐसा ना किया जाए कि उनका जो मेंटल एबिलिटी है उससे ज़्यादा ओवर कोई चीज़ उनको सिखाया जाए, बल्कि उनकी मेंटल एबिलिटी को, उनकी मानसिक क्षमता को, जो भी उनकी क्षमता उसके अनुसार ही उनका सिलेबस वगैरह करिकुलम जो है फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। इसके बाद देखिएगा धारा 27 में कहा जाता है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। कहा गया है कि शिक्षक जो है उन्हें शैक्षणिक कार्य जो है उसके अतिरिक्त उन्हें कहीं पर भी कार्य में नहीं लगाना है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो भी प्राइमरी के टीचर होंगे या फिर अपर प्राइमरी के होंगे उन सभी के लिए शिक्षा के अतिरिक्त सब काम दे दिया जाता है। कहा गया है कि शिक्षा के अतिरिक्त कोई काम नहीं करवाना, लेकिन उन्हें शिक्षा के अतिरिक्त ढेर सारे काम दे दिए जाते हैं, जबकि उन्हें क्या काम करना है उसमें से 3 काम बताया गया है। उन 3 कार्यों में है कि जनगणना करना। जनगणना जब होगी उस समय टीचर्स की आवश्यकता है, चुनाव होगा उस समय आवश्यकता है, और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। इसका मतलब है कि जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उस समय
इन टीचर्स की आवश्यकता है। इन्हीं तीनों कार्यों को छोड़ करके किसी भी और काम में इनका ड्यूटी जो है वो नहीं लगाना है। लेकिन आप लोग यही बात देख करके टीचर्स बनने के बाद ये बात मत देखिएगा, नहीं तो वहाँ पे आपकी जॉब से भी समस्या हो सकती है। आप जॉब कर रहे हैं उनमें भी कुछ समस्या आ सकती है वहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। इसलिए आपको बस यही देखना है कि जो शिक्षक हैं उन्हें शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त, ये धारा 27 में कहा गया है। इसके बाद है प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का जो अनुपात बताया गया है, यानी कि जो भी बच्चे हैं, छात्र हैं प्राथमिक विद्यालयों में, वो अगर 30 हैं तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, यानी कि 30 छात्रों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है। ये प्राथमिक विद्यालय में ये शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात बताया गया। और वहीं पे उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए कहा गया कि जो बच्चे हैं अगर वो 35 है तो शिक्षक जो है एक होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ 30 बच्चों पर एक शिक्षक, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक की बात की गई। ये शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात बताया गया। वहीं पे अगर आगे बात की जाए, यदि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी व शिक्षक का अनुपात 40:1 होना चाहिए, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी प्रवेश की संख्या अगर 200 से अधिक हो जाती है, अगर बच्चों की संख्या विद्यालय में अधिक है तो क्या करना होगा, विद्यार्थी व शिक्षक का अनुपात वहाँ पे 40:1 हो जाएगा। जो आप यहाँ देख रहे 35 बच्चों पे एक शिक्षक है, वहीं पे यहाँ 40 बच्चे हो जाएंगे और एक शिक्षक होगा जब 200 से अधिक संख्या होगी विद्यालय में। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान प्रेजेंट टाइम में किया गया है, यानी कि अगर जो प्राथमिक स्तर है यानी कि प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके विद्यालय जो भी एक गाँव में बने हुए हैं वहाँ पे क्या है कि 150 अगर बच्चे हैं, 150 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा, एक प्रधानाचार्य होगा और इसके साथ साथ 5 शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ पे है। इसके बाद है अगला पॉइंट, शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य होते हैं, यानी कि एक सप्ताह में जो टीचर्स हैं उनके लिए जो कार्य टाइम बताया गया है कार्य करने का वो 45 घंटे बताए गए हैं। इसके बाद देखिएगा प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 800 घंटे व 200 दिन है। इसका मतलब है कि प्राइमरी में जो टीचर हैं उनका जो शैक्षणिक जो घंटा बताया गया है उन्हें साल भर में 800 घंटे पढ़ाने हैं, 800 घंटे कार्य करने हैं और 200 दिन करने हैं, यानी कि ये बांट के बताया गया है। शैक्षणिक कार्य इनका जो है जो शैक्षणिक घंटे हैं वो 800 है और कार्य दिवस 200 है। कहाँ पे, प्राथमिक स्तर पे यानी कि प्राइमरी विद्यालय में, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक जो कार्य का जो टाइम बताया गया है और कार्य का जो दिवस बताया गया है वो 1000 घंटे व 220 दिन बताया गया है। प्राइमरी के जो टीचर्स हैं उनके लिए जो कार्य करने का टाइमिंग है 800 घंटे है और 200 दिन है। वहीं पे जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे 1000 घंटे और 220 दिन बताया गया है उनका शैक्षणिक कार्य का जो समय है और उनका कार्य दिवस जो बताया गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि कक्षा 8 तक के बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी है। इसमें कहा गया है कि क्लास 8 तक के बच्चे को आपको विद्यालय से बाहर नहीं निकालना है। अगर बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं अगर तो उनको फेल नहीं करना है, किसी भी टॉपिक पे कोई भी कमजोरी है तो टीचर जो है उसमें परिवर्तन करे, बच्चे को पढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे, लेकिन बच्चे को विद्यालय से निकालना नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे कि बच्चों को कुछ विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो, ज़्यादातर प्राइवेट विद्यालयों में देखते होंगे आप लोग कि जो बच्चा है उसे जब पढ़ाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आप देखते होंगे कि बच्चा जो है अगर घर की भाषा में बात करता है तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है विद्यालय की तरफ से, जबकि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बच्चे की अपनी मातृभाषा है, जो अपने परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा जो बच्चा बचपन से सीखता हुआ आया है उसी भाषा में बच्चे को शिक्षा देनी है, वहाँ पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं करना है।
और खास करके बच्चे को विद्यालय से तो बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है। इसके बाद है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जो विद्यालय की दूरी है, जो प्राइमरी के विद्यालय हैं, प्राइमरी विद्यालय में बच्चों के स्कूल अगर जाने की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए और वहीं पे 6 से 8 तक के लिए 3 किमी निर्धारित की गई है। इसका ये मतलब नहीं कि इतना ही होना चाहिए, उससे कम होगा चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान करना। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि चाहे वहाँ पे कोई दिव्यांग बच्चे हों, दिव्यांगता के अंतर्गत उनका शारीरिक भी आ सकता है, मेंटली भी आ सकता है, और विभिन्न प्रकार की उसमें दिव्यांगता अगर देखने को मिल रही है, किसी भी प्रकार से अगर वो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग दिख रहे हैं तो उनके बीच में भेदभाव नहीं करना है, बल्कि उन्हें एक साथ रख करके समावेशी शिक्षा देनी है, जहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों को दोनों को एक साथ रख करके शिक्षा, एक समान पाठ्यचर्या में शिक्षा दी जाती है, तो वही समावेशी शिक्षा होती है। वही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और सामान्य बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है, बल्कि उनके बीच क्या करना है, समावेशी शिक्षा का उनके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके बाद दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग मतलब वही विकलांग जो कहा गया, उसी का नाम क्या बता दिया गया है, दिव्यांग बच्चे जो कहे गए हैं, उनके लिए 18 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिएगा RTE एक्ट जो है 2009 के पश्चात कक्षा आयु के अनुसार अधिक से अधिक समजातीयता देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब से RTE 2009 लागू किया गया है, तब से देख रहे होंगे कि जो बच्चे का एडमिशन है, अगर वो 6 वर्ष का है, यानी कि 5 वर्ष के बाद जब वो 6वें वर्ष में जाता है, उस समय बच्चे का एडमिशन अगर क्लास 1 में करवाया जाता है तो 7 साल का होगा तो 2 में जाएगा, 8 साल का होगा 3 में, 9 साल का होगा तो 4 में। इसी प्रकार से जब वो आगे बढ़ता जा रहा है तो आप देखते होंगे कि एक कक्षा में, यानी कि अगर कक्षा 1 की बात की जाती है तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे 6 वर्ष के देखने को आपको मिलेंगे, और वहीं पर अगर कक्षा 2 की बात आप करेंगे, देखिएगा अगर कक्षा 1 की बात करते हैं, 1 में बच्चे जो ज़्यादातर होंगे वो 6 वर्ष के होंगे, कक्षा 2 में 7 वर्ष के, 3 में 8 वर्ष के। इसका मतलब है कि ये समानता देखने को मिलती है कि एक कक्षा में एक ही उम्र के बच्चे देखने को मिलते हैं, ये समजातीयता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो भी बताया गया RTE एक्ट 2009, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। अगर आप इसका जो मेन जो PDF वगैरह आप गूगल से डाउनलोड करते होंगे, देखते होंगे, या फिर इसकी पुस्तिका जो आप लेंगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत ही लेंदी बता दिया गया है, बहुत ही पढ़ने में आपको समस्या होगी, लेकिन वहाँ से जितने भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे टॉपिक्स को इस क्लास में कवर कर लिया गया है। अगर इस क्लास में आपको किसी पॉइंट में कहीं पर भी समस्या देखने को मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो, क्लास आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, जो भी फीडबैक हो आपका वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।